तो आपने इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया? आपका क्या जर्नी रहा अपने स्टडीज़ से लेके, मतलब एक स्टूडेंट से लेके सीए बनने तक का? मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम देता है जब तक वो उसका कोर्स क्लियर नहीं होता है। उस हिसाब से देखें तो इन माई केस इट वाज वेरी मच, हमारे केस में भी वही हुआ था। हमारे पेरेंट्स को और हमको भी बताया गया था कि भाई फैमिली और पर्सन का मोरल अप रह सकता है, मगर देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग टैक्स, टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। आई वुड से कि अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अभी एजुकेशन भी सोसाइटी में बढ़ रहा है। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का मुझे जो बेस्ट चीज़ लगी है वो ये है कि सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ऐड कर दो। जहाँ पे आपका बिजनेस एक लेवल से बहुत बढ़ गया है, वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे उनको सीए के पास जाना पड़ता है। आई वुड से कि देयर इज़ डार्क साइड टू एवरी बिजनेस। कोई बिजनेस पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कोई डार्क साइड ना हो। Hello, Fiza here from Saraswati Schooling System. This is our segment called बातों बातों में। बातों बातों में इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप टफ से टफ टॉपिक बातों बातों में सीख जाते हैं। यस, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कोट है, अ सिंगल कन्वर्जेशन अक्रॉस द टेबल विथ अ वाइस मैन इज़ बेटर देन द 10 years of mere study with the books is. So yes, our today's guest is CA. CAs are like the ambassador of the any country's economic system. They are interface between a tax-paying company, individual and government. तो ये जस्ट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सीए का स्टूडेंट को ही कवर कर रहा है। यस, अगर आप इंडिविजुअल हो, नॉर्मल आप टैक्स पेइंग पर्सन हो, तो वो सारी चीज़ें, कई सारे मीथ सीए को लेके, टैक्स को लेके, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएगी। तो यस, आवर टुडेज गेस्ट इज सीए जय आचार्य। तो लेट्स हैव टॉक विद हिम। सो सीए इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और बोल सकते हैं कि रिगरस एक प्रिपरेशन चाहिए इस कोर्स के लिए। और देखा जाए तो अगर 2023 का अगर हम डेटा देखें तो 1,17,000 अप्रोक्स बच्चों ने अपीयर किया था, लेकिन उसका रिजल्ट जस्ट मियरली 7%, 9% अप्रोक्स। तो आपने इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया? आपका क्या जर्नी रहा अपने स्टडीज़ से लेके, मतलब एक स्टूडेंट से लेके सीए बनने तक का? एक्चुअली सीए का कोर्स वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है, जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है। और ये अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी कुछ बीच में इसको रिकग्नाइज़ किया था एज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स। और ये जर्नी हर एक स्टूडेंट की है और हर एक सीए की भी है। मैं उन सीए से भी मिलता हूँ जो 55 साल 60 साल के हैं, उनका भी यही रहता है कि भाई जब हम स्टूडेंट थे सो दिस वाज द टफेस्ट कोर्स एट दैट टाइम एज वेल। सो ये कोई अभी से टफ़ हुआ है या ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोर्स पहले से एक टफ़ कोर्स था और अभी भी है। अभी ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए, ज़्यादा अच्छा मटेरियल और क्लासेस और वो सारी चीज़ें, नॉलेज और वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। मगर ये एज ए कोर्स यस इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न कि जिसकी वजह से लोगों को ये कोर्स करने में मज़ा भी आता है। कि अपनी 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। सो कॉमर्स में विच इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कोर्स, मोस्ट रिस्पेक्टेड कोर्स का अपन लिस्ट बनाए तो उसमें टॉप 10 में डेफिनेटली सीए का कोर्स आ जाए। तो ये एक मेन रीज़न रहता है स्टूडेंट्स का सीए ज्वाइन करने के लिए। एज फार एज क्वान्टिटी इज़ कंसर्न कि 1,70,000 कुछ स्टूडेंट ने अपेयर किया था, तो वो हर एक एग्ज़ाम में वैसे ही रहता है क्योंकि इसमें रिपीटेड एग्ज़ाम्स परमिटेड है। तो एक पर्सन मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम देता है जब तक वो उसका कोर्स क्लियर नहीं होता है। सो ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम ही 1,70,000 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है, ये रिपीटेटिव एग्ज़ाम्स है तो ये चालू ही रहता है उस तरह से। परसेंटेज ऑफ पासिंग यस इट इज़ समवेयर बिटवीन 5 to 10%, मैक्स आई हैव सीन इज़ 10%। सो ये पासिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टफ़ कोर्स है ही, जैसे स्टडी मटेरियल तो टफ़ है ही मगर पासिंग इज़ ऑल्सो वेरी टफ़। मेरी पर्सनल बात करूँ तो आई वॉज नॉट इवन क्लियर कि मैं सीए करूँगा अप टू 12th स्टैंडर्ड। इट वॉज़ वेरी मच अ फैमिली डिसीजन बिकॉज बैक देन इतना ज़्यादा मटेरियल और वो अवेलेबल नहीं था कि कौन सा कोर्स किया जा सकता है। अभी स्टूडेंट्स के पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो कौन सा कोर्स ले सकते हैं। तो
उस हिसाब से देखें तो इन माई केस इट वॉज़ वेरी मच अ फैमिली डिसीजन। फैमिली डिसीजंस, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ कोर्स है। यस, 5 इयर्स, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो 5 इयर्स आपको चाहिए कि आपको क्लियर करने के, वो कंपलसरी है। Yes. तो इस 5 इयर्स में अगर कहीं पे ये होता है कि मोटिवेशन डाउन हो जाए, क्योंकि 5 इयर्स आप कंटिन्यू वो मोटिवेशन में रहे कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। फेलियर्स भी मिलते हैं जैसा कि बिल्कुल, आपने बोला कि बिल्कुल। रिपीटेडली कई बच्चे देते हैं, तो वो मोटिवेशन कैसे बना रहता है? कैसे आपका मोटिवेशन वो बनाए रहा कि नहीं मैं कर लूँगा, कि अगर फेलियर भी मिल रहा है तो मैं सीख रहा हूँ, मैं और मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मोटिवेशन कैसे आप बनाए रख सकते हैं और आपने कैसे बनाए रखा? ओके, सीए के कोर्स में ज़्यादातर केस में जो टीचर्स रहते हैं वो सबसे पहले स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को यही चीज़ बताते हैं कि आपके बच्चे ने अभी तक कभी फेलियर नहीं देखा होगा। अप टू 12th स्टैंडर्ड या कॉलेज ज़्यादातर केस में कोई फेल नहीं होता है, और एटलीस्ट जो सीए कोर्स लेने के बारे में सोचते हैं उनका तो फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो सबसे पहले फेलियर वो सीए के कोर्स में ही देखेंगे, वो उनको पहले से बताया जाता है। हमारे केस में भी वही हुआ था, हमारे पेरेंट्स को और हमको भी बताया गया था कि भाई इसमें आपको फेलियर मिल सकता है, आपको होप नहीं जाने देनी है। और हुआ था, वैसे हुआ भी था, मैं भी फेल हुआ था, एंड इट वाज वेरी टफ टाइम एट दैट केस कि एक्सेप्ट करना कि आई कैन फेल, आई हैव फेल्ड अ सब्जेक्ट, आई हैव फेल्ड अ ग्रुप, इट्स नॉट समथिंग कि जिसको कोई आदमी एक्सेप्ट कर पाए। और अगर फैमिली थोड़ा समझ सकता है चीज़ों को तो बात ठीक है, वरना फैमिली को ये चीज़ें समझानी कि मैंने पूरी पढ़ाई की थी, पूरी मेहनत की थी, फिर भी मैं फेल हुआ हूँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। और 1 या 2 फेलियर तक फिर भी फैमिली और पर्सन का मोरल अप रह सकता है, मगर आई हैव सीन कि पीपल 5 साल, 6 साल, 8 साल तक एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, तो वो केस में मोरल अप रखना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। ये एक पर्सनल चॉइस है कि मुझे सीए करना ही है, मुझे सीए होना ही है। ये स्पिरिट अगर पर्सन के अंदर है तो ही वो इसमें सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए। वही बात है, आपने जैसे बोला कि एक पैशन होना चाहिए हमें, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। पैशन, लेकिन कई बार ना बच्चे इस प्रोफेशन में इसलिए आते हैं, ये डायलेमा रहता है कि मॉनिटरी बेनिफिट एंड पैशन। Yes. तो कौन से बच्चे या कौन सा ऐसा चीज़ है, डायलेमा है जो आपको आगे तक लेके जाएगा, पैशन या फिर एक मनी मोटिवेशन की यस इस प्रोफेशन में मनी है? मैं फिर आपके क्वेश्चन के रिप्लाई से पहले मैं एक दूसरी बात इसमें लेना चाहूँगा कि जहाँ पे पर्सन ज्वाइन करते टाइम 2 या 3 ऑप्शन माइंड में लेके आता है ना, वहाँ पे मैंने सीए का पासिंग बहुत कम ऑब्जर्व किया है। जैसे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जिन्होंने सोचा था कि मैं अगर सीए हो पाया तो मैं सीए करूँगा, वरना मैं एमबीए ज्वाइन कर लूँगा, वरना पापा का बिजनेस है तो वो कर लूँगा। तो वो केस में मुझे पासिंग बहुत कम ऑब्जर्व हुआ। तो पहली बात कि मल्टीपल ऑप्शन के साथ जब आप जाएंगे किसी भी कोर्स के लिए, तो वहाँ पे आपका बैक ऑफ द माइंड आपको ये एक रहेगा कि अगर नहीं हो पाया तो ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ पे एक पैशन जो आपका आना चाहिए वो आएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सो एक चीज़ ये है कि मुझे पहली बात एक स्ट्रॉन्ग पैशन चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन चाहिए कि मुझे पता है कि ये टफ कोर्स है, फिर भी मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना ही है। तो वो चीज़ पहले होनी ही चाहिए, तभी जाके इस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट पे आप चलोगे तो वो नहीं, एक पैशन चाहिए आपको एक सर्वाइव करने के लिए। सीए का जर्नी, इट इज़ अ जर्नी। मॉनिटरी बेनिफिट एक पॉइंट आपने बोला, दूसरा जो पॉइंट मुझे काफ़ी केसेस में दिखा है वो है रिस्पेक्ट। सीए का रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। सो ये एक कॉमर्स में मेरे पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिग्री लेने पे मुझे अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, ये ग्राउंड पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ये कोर्स में आते हैं। दूसरी बात कि एक चीज़ मानी जाती है कि सीए मतलब ऑडिटिंग, सो दैट इज़ नॉट द केस। इन काफ़ी केस में हमने देखा है कि सीए के लोग जो रहते हैं वो काफ़ी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अदर देन ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग के अलावा काफ़ी सीए लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है, वो जॉब में है या इंडस्ट्री में है या वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे बात करें तो मोतीलाल ओसवाल जो है वो सीए है, कुमार मंगलम बिरला इज सीए, ठीक है। वैसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं, अनिल सिंघवी जो अभी आते हैं जी बिजनेस में, वो भी सीए है। सो काफ़ी सीए लोग हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है और वो ऑडिटिंग या ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो एनी वॉक ऑफ लाइफ,
you have any walk of life, CA career can help you. वही है कि सीए का जैसे कि आपने बोला कि सिर्फ ऑडिटिंग एक मीथ है कि ना ऑडिटिंग है, टैक्स का कुछ है तो सीए, बट सीए का ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी में एक पोजीशन देखें तो वो क्या रहता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सीए कवर करता है? सिर्फ ऐसा नहीं है कि टैक्स एंड ऑडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कवर होती होंगी सीए के प्रोफेशन में, तो वो क्या क्या है? एज फार एज प्रैक्टिसिंग CA इज़ कंसर्न, ज़्यादातर टैक्स का ही रहता है, टैक्स ऑडिटिंग, GST है, फिर अपना फेमा और वो सारी कॉम्प्लाइंसेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो अपन बोलते हैं, उसका कवरेज ज़्यादातर रहता है। उसको छोड़ के काफ़ी CA लोग इंडस्ट्रीज़ में हैं। इंडस्ट्री में दे कैन बी एम्प्लॉयड विथ एनी ऑफ द इंडस्ट्री, लाइक वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर में हो सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हैं। तो वो जिस कंपनी में ज्वाइन करेंगे वहाँ पे अपना CA का नॉलेज वो एड ऑन करके वो इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि CA किया तो मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करना है, सबका ऑडिटिंग करना है, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, वो एक बहुत लिमिटेड एरिया है और वो मेरे हिसाब से अभी डिमिनिशिंग एरिया भी है। जैसे अभी ये है कि टफ एग्ज़ाम है तो कोई बच्चा 5 इयर्स तो कंपलसरी दे, Yes. अगर वो फेल कर रहा है, वो 9 इयर्स दे रहा है, 8 इयर्स दे रहा है, तो ये आप देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि उसका प्रोडक्टिविटी का वेस्टेज भी बोल सकते हैं कि वो किसी और चीज़ में ना जाके इकोनॉमी में अपना कोई और पार्ट ना प्ले करके वो सिर्फ एग्ज़ाम को दे रहा है। लेट मी पुट इट डिफरेंटली, CA के कोर्स में टाइम पीरियड जो आपने बोला वो सही है, मगर वो पासिंग का पीरियड है। दैट इज़ नॉट कि वो पूरे पीरियड में आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं या ऐसा कुछ नहीं है। आप आपकी तरह से साइड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिकलशिप का पीरियड है उसमें 2 साल का, 2 साल आपको आर्टिकलशिप करनी है, वो टाइम पे आप दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बाकी के टाइम में यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द जॉब, यू कैन ऑल्सो डू द योर ओन बिजनेस। तो वो पीरियड में आप अर्न एंड लर्न भी कर सकते हैं, सिर्फ लर्न करना ज़रूरी नहीं है। स्टडीज़ टफ है ऑफ कोर्स, इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा, बिल्कुल। तो एक पॉलिसी आजकल बहुत फेमस रहती है कि नो फ्रेंड्स, नो फ़ोन, नो गर्लफ्रेंड। तो ये पॉलिसी सीए को चाहिए ही रहता है कि अगर आपको, या फिर आप बैलेंस कर सकते हो अपना नॉर्मल सोशल लाइफ भी और स्टडी लाइफ भी, या फिर ये पॉलिसी चाहिए ही कि आपको अगर सीए बनना है तो यू हैव टू ओवरकम दिस थिंग, कि आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि उनमें आइसोलेशन रहता ही है। फॉर 2 months 3 months दे जनरली गेट आइसोलेटेड, फैमिली से दूर जाते हैं, फैमिली इवेंट्स में अटेंड नहीं करते हैं। हमें ये बताया जाता है कि आप आपके लाइफ के 3 या 5 साल दे दीजिए, फिर आगे आपको इंजॉय 50 इयर्स आपको आराम करने इंजॉय ही करना है, तो 3 इयर्स बाद में ही पता चलता है कि वो 3 या 5 साल जो स्टडीज़ के थे वही सबसे ज़्यादा इजी पीरियड थे। ज्वाइनिंग के बाद पासिंग तक का टाइम था वही, यस, वही इंजॉयबल टाइम। यस यस, आपने बोला कि एक यही होता है कि एग्ज़ाम और वो हो गया, उसके बाद उनका एक स्टाइपेंड पीरियड होता है कि उनको एक ज्वाइन करना होता है जो, जहाँ पे उनको बहुत ही कम पेरोल मिलता है। बिल्कुल। हाँ, तो अगर बच्चे में इतना पोटेंशियल है कि वो डिग्री की बात छोड़िए, लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है, वो किसी कंपनी को अपना 100% दे रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि उनको स्टाइपेंड इतना लो पे नहीं मिलना चाहिए? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। स्टाइफन इज़ फॉर ट्रेनिंग एक्चुअली। वो पीरियड में बच्चा CA की ऑफिस ज्वाइन करता है, वहाँ का काफ़ी चीज़ें वो सीखता है, जैसे एनवायरनमेंट कैसे रहता है, ऑफिस को कैसे डिज़ाइन किया जाए, काम को कैसे हैंडल किया जाए, काम को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए, फिर क्लाइंट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रिप्लाई देना। मतलब वो पीरियड के अंदर उसको ये सारी चीज़ें सीखनी है जो उसको CA बनने के बाद अप्लाई करनी है। तो वो लर्निंग फेज़ है, वो अर्निंग फेज़ नहीं है। वैसे भी हम बोलते हैं कि CA होने के बाद पहले 5 साल में आप आपके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप पैसे को मत देखिए, पहले 5 साल में आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपको नॉलेज मिले, जिसमें आपको एक ग्रिप मिले मार्केट की, ठीक है, जैसे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले, फिर आपको कमाना ही है, वो अलग बात है। दूसरी तरीके से मैं इन अ फनी वे और अदर वे अराउंड मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलता हूँ कि आपको स्टाइफन की इनकम होगी वो 2 साल होगी और लाइफ टाइम आपको किसी और को स्टाइफन देना है। ठीक है, सही तो बात आपको दोनों में से कौन सा प्रोपोर्शन फिर अच्छा लगेगा? फिर अच्छा लगेगा ना, ये सही बात है।
यस, जैसे कि ये भी है कि पेरोल वाला भी जैसे कि टफ एग्ज़ाम है, ऑफ कोर्स उसके क्लासेस का भी आपको एक रहता है कि सेल्फ स्टडी से हो जाता है कि नहीं, आपको क्लासेस जो है। दूसरा मैं ये भी बोल दूं कि स्टाइफंड जो है वो मिनिमम स्टिपुलेटेड स्टाइफंड है, उतना ही देना वैसा कोई ज़रूरी रूल्स नहीं है। कोई रूल नहीं है ऐसा। मिनिमम स्टिपुलेटेड है कि इतना तो आपको देना ही है। जैसे आपने बोला कि कोई अच्छा कैंडिडेट है जो अपनी तरह से ही सारा वर्क हैंडल कर सकता है तो उसको ज़्यादा स्टाइफंड भी मिलता है। तो ऐसा सिनेरियो आप बता सकते हैं कि मिल सकता है उसको ज़्यादा, लेकिन ऐसा लोग करते हैं कि नहीं चलो अपना भी काम हो रहा है, बच्चे का भी प्रैक्टिस हो रहा है, तो हम उसको कम देते हैं कि वो हमारे बेनिफिट में। तो ऐसा होता है? होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों है। काफ़ी जगह पे ऐसा भी है कि वो पहले से ही ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम आपको ज़्यादा स्टाइपेंड देंगे, तो वो भी रहता है क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड उनको पता ही है कि ज़्यादा वर्कलोड है और उनको सिंसियर पर्सन ही चाहिए। वहाँ पे वो पहले से ही टर्म्स फिक्स होती है कि स्टाइपेंड ज़्यादा ही मिलेगा। यस, एग्जामिनेशन का अगर बात करें तो एक सेल्फ स्टडी रहता है, क्लासेस स्टडी रहता है, तो आप किसके ऊपर ज़्यादा मतलब एक कहना चाहेंगे कि नहीं सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है या फिर आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा? क्योंकि क्लासेस का अगर हम फीस देखें तो यस, अगर कोई मिडिल या लोअर मिडिल से आ रहा है उसको सीए बनने का पैशन भी है, लेकिन एक होता है कि क्लासेस की फ़ीस एक रहता है कि वो उसको कई बार पीछे खींच लेती है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं रहता है, बहुत ही डिसेंट अमाउंट रहता है कि आपको पे करना पड़ेगा क्लासेस के लिए। अगर बच्चा क्लासेस नहीं जाना चाहता है तो वो सेल्फ स्टडी से क्या पास हो सकता है? अभी टाइम जैसे चेंज हो रहा है, सीए का कोर्स कॉस्टली होता जा रहा है। प्रीवियसली 15-20 हज़ार या 25 हज़ार के अंदर आप सीए कंप्लीट कर लेते थे विथ ऑल क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो पूरे इंडिया में दिस वाज द ओनली कोर्स के जो कोई भी अफोर्ड कर सकता था। दूसरा कि अपनी फ़ीस वो स्टाइपेंड से भी निकाल सकते थे, तो वर्चुअली ये कोर्स फ्री था अगर स्टूडेंट के अंदर वो ज़ील और पावर है तो। अभी क्लासेस की फ़ीस और वो सारी चीज़ें ज़्यादा हो गई है। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आई वुड से, क्योंकि जैसे आपने बोला कि कोर्स बहुत लंबा है। यस। और दूसरी बात, लंबे कोर्स के साथ में ये कोर्स बहुत डाइवर्स है। सो ऐसा पॉसिबल बहुत कम है कि किसी पर्सन को सारे ही सब्जेक्ट अच्छे लगे। जो कोर्स या सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर ही उसकी एक फीलिंग है, आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आपको वो समझ में भी आ जाएगा। मगर काफ़ी पॉइंट्स ये के कोर्स में ऐसे हैं जो हर एक आदमी को पसंद आए वैसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए सेल्फ स्टडी आई वुड से कि इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, एक एनवायरनमेंट क्लासेस का चाहिए ताकि ज़्यादा जो सब्जेक्ट भी डाइवर्स रहते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट रहते हैं 4-5 से, तो वो सबको कवर करने के लिए एक क्लासेस स्टडी रिक्वायर्ड रहता है। डाइवर्स के साथ बहुत लंबा कोर्स है। उसको टफेस्ट बोला गया, वो जस्ट ये सेंस में नहीं है कि कंटेंट टफ है, कंटेंट बहुत बड़ी है, वो भी एक रीज़न है। टफनेस के साथ लेंथ भी ज़्यादा है, तो ये रीज़न से सेल्फ स्टडी में पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर कोई पर्सन उसको एक्सप्लेन कर देगा तो वो जल्दी से उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। यस सर, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें या फिर कंपैरिजन करें फॉरेनर वाला सीए या फिर इंडिया वाला सीए, तो कहाँ पे वर्ल्ड पे पोजीशन करता है अपने इंडिया का सीए का लेवल, किस हद तक? मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से सीए का कोर्स फॉरेन की कंपैरिजन में इंडिया में बहुत टफ है। मेरे काफ़ी पहचान वाले लोग हैं जो सीए कर रहे थे, इंडिया में नहीं कर पाए, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया में सीए कर लिया, या फिर यूके में सीए कर लिया या कनाडा में सीए कर लिया। सो उनके लिए वहाँ पे सीए करना कंपेरेटिवली इजी रहा कंपेयर टू डूइंग सीए इन इंडिया। और एज़ फार एज वैल्यू इज़ कंसर्न, यस डिफरेंस तो है सब जगह पे। उनका हर एक कंट्री का खुद का एक रिकग्निशन है और वो रिकग्निशन के हिसाब से वहाँ के सीए वर्क करते हैं। तो इसी हिसाब से कि अगर हम स्टडीज़ को लेके भी कंपेयर करें कि क्लासेस, अगर जैसे कि हब बोला जाता है, स्पेशली कोलकाता एंड मुंबई इज़ अ हब फॉर सीए, कि वहाँ का स्टडीज़ का एक लेवल अलग हो जाता है। गुजरात में कोई बच्चा सीए कर रहा है तो उसका एक स्टडीज़ का लेवल और ऑफ कोर्स के एक है कि यहाँ से सीए आया है और यहाँ से सीए आया है, एक लेवल बनता है। तो वो क्या सिनेरियो है, वो क्या लेवल अगर हम गुजरात का देखें तो वो कहाँ पे पोजीशन करता है गुजरात का सीए या राजकोट का, चलिए ना पर्टिकुलरली सीए? एज़ फार एज गुजरात इज़ कंसर्न, अहमदाबाद का लेवल काफ़ी अच्छा है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कोलकाता या मुंबई के लेवल का है, मगर एक
रिस्पेक्टेड लेवल का एक्सपोज़र मिलता है अहमदाबाद में। दूसरी बात, राजकोट की जब बात करें तो मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है और राजकोट में ही प्रैक्टिस करना है तो आपको राजकोट से ही स्टडी करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको लोकल रेफरेंसेस मिलेंगे, आपको लोकल एनवायरनमेंट, लोकल कल्चर, यहाँ पे क्या बिजनेसेस होते हैं, यहाँ पे कस्टमर की क्या नीड है, वो ज़्यादा पता चलेगा। मुंबई से सीए करने में कोई इश्यू नहीं है, एक बहुत अच्छा कल्चर मिलता है, बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है, एक सिंसियरिटी लेवल आता है, डिसिप्लिन आता है, वो सारे बेनिफिट वहाँ के हैं। वहाँ पे जो चीज़ें या बिज़नेस एप्लीकेबल हैं वो शायद हो सकता है कि राजकोट पे एप्लीकेबल ना हो। तो अगर आपको राजकोट में ही प्रैक्टिस करना है, राजकोट में ही जॉब करना है, तो इट्स बेटर कि राजकोट से सीए किया जाए। जिनको मूव आउट करना है, जिनको आगे जाके मूव आउट करना है, बड़े सिटीज़ में रिलोकेट होना है, उनके लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि वो बड़े सिटी में ही पहले से आर्टिकलशिप कराएं। ओके, आपने बोला जैसे कि आपका मोस्ट ऑफ द काम का पोर्शन टैक्स के रिलेटेड, ऑडिटिंग के रिलेटेड रहता है, ज़्यादातर सीए का वही रहता है। तो अगर मैं टैक्स की एक स्ट्रक्चर की बात करूँ इंडिया की, तो आपका क्या व्यू है कि टैक्स स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का क्या है, किस हिसाब से है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेस है, थोड़ा उसका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम इस तरह से लोगों को फेस करना पड़ता है कि उनको एक सीए का एक ज़रूरत रहता ही है कि वो एक सीए उसके ऊपर ओपिनियन दे या उसको प्लानिंग करके दे। तो किस हिसाब से स्ट्रक्चर रहता है इंडिया में? पहली बात कि ये बहुत पुराना एक्ट है सीए का, अपना जो टैक्स का जो लॉ है वो काफ़ी पुराना है। सो लाइफ में जो केसेस आते हैं उसके ऊपर से उसमें सेक्शंस ऐड की जाती है। जैसे कोई ऑब्जर्वेशन निकला कि इस तरह का एक प्रॉब्लम हुआ है तो उसके रिलेटेड कोई क्लोज उसमें डाल दी गई, तो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बनती है, प्रैक्टिकली बनती है, तो वो थोड़ी तो डिफ़िकल्ट लगती है, एक बात। दूसरी बात, एज फार एज पर्सनल टैक्स इज कंसर्न, कि जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स की बात है, आई वुड नॉट से कि 5 या 10 पेज से बड़ा इनकम टैक्स उनको एप्लीकेबल होगा। सो इनकम टैक्स उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर एक ये बात है कि आपको अगर प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, आपको परफेक्ट हेल्प चाहिए, उसके लिए ज़्यादातर केस में लोग सीए के पास जाते हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो अपना रिटर्न अपने आप ही फाइल करते हैं, वो कोई सीए के पास जाते हैं वैसा नहीं है। ज़्यादातर केस में सैलराइड एम्प्लॉइज़ जो रहते हैं वो अपना रिटर्न अपने आप फाइल कर लेते हैं, और उनको टैक्स का नॉलेज भी मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा रहता है, वो अपना टैक्स अपने आप ही कैलकुलेट कर ही लेते हैं ज़्यादातर केस में। जैसे कि कैलकुलेशन की बात आई, आपने बोला, तो अभी ऐसा है कि कई ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज है जैसे कि टेली हो गया, मिरेकल हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अभी किसी बंदे को ना अकाउंटेंट होना या उसका कॉमर्स फील्ड में होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज अच्छा है तो हाँ, आप काउंट कर सकते हो इस ऐप के थ्रू या इसी एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह से सीए या फिर कोई पर्टिकुलर बंदा जिसने अकाउंटेंसी किया हुआ है उसके प्रोफेशन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। जो सॉफ्टवेयर्स है वो डम्ब सॉफ्टवेयर हैं। अभी कोई इतने स्मार्ट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल नहीं है कि जो अपनी तरह से सारी चीज़ें कर लें। वो एक मीडियम है जिसमें आप रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हो, वो इंटेलिजेंट नहीं है आज की डेट में। दूसरा, देर आर सो मेनी पर्सनल जजमेंट्स इन्वॉल्व। आदमी जो अकाउंटिंग करता है उसको काफ़ी चीज़ें अपनी तरह से सोच के भी करनी होती है, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं है, वो थिंकिंग एंड एग्जीक्यूशन है। तो उसको ऐसे ही मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर लेने से कोई पर्सन उसको मेंटेन नहीं कर सकता। अकाउंटेंसी नॉलेज इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड, तभी आप अच्छे से और सही से बुक कीपिंग कर सकते हैं। बुक कीपिंग कर सकते हैं तो एक मतलब आप एज ए सीए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है कि अगर कोई टेक्निकल भी हो सकता है कि कोई इनोवेशन आया है। यस, आपने बोला कि एक रूल्स नए आए जो एड ऑन होते, तो आप अपने आप को कैसे अपडेटेड रखते हो और अपडेटेड रहना कितने हद तक ज़रूरी है सीए प्रोफेशन? बिल्कुल। जीएसटी जब आया था तब ये बोला गया था कि पहले तो हर घंटे पे एक नई चीज़ आती थी, क्योंकि पूरा एक्ट ही नया था, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। सो गवर्नमेंट में हर एक डिपार्टमेंट से नई नई चीज़ें आ रही थी, तो अपडेटेड रहना इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। मगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कौन से एरिया को कैटर करते हैं। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डायरेक्ट टैक्स में फुली अपडेटेड रहना पड़ेगा।
अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आपको फुली अपडेटेड रहना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट लॉज हैं जिसमें आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। उसमें दूसरा ये भी है कि इंडस्ट्री वाइज भी काफ़ी चीज़ें आती हैं और नोटिफिकेशंस, रिजोल्यूशंस, गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डेली आती ही रहती है। तो एक लुक उसको देना पड़ता है, फिर सारी ही चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट नहीं रहेगी। जैसे कि आपने जीएसटी की बात की, तो जीएसटी क्या इम्पैक्ट लाया इंडिया में? अगर टैक्स का बात करें या फिर ओवरऑल बात करें कि क्या इम्पैक्ट उसका आया, कि उसके आने से पहले कुछ और था और अभी कुछ मतलब इंडिया का इकोनॉमी का सिचुएशन कोई और है जीएसटी आने के बाद, तो वो क्या आया बदलाव? जीएसटी मैं बोलूँ तो आज़ादी के बाद का सबसे बेस्ट स्टेप है बाय दिस गवर्नमेंट। उससे अच्छा कुछ मैंने अपनी लाइफ में इंडिया में होते हुए नहीं देखा है। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी ऐड हुई उसकी वजह से, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत सारे एक्ट और बहुत सारे टाइप ऑफ टैक्सेस को हैंडल करना पड़ता था, उसकी बजाय बहुत कम हो गए। अभी बहुत सारे लॉज निकल गए, एक्ट निकल गए, बहुत सारे टाइप ऑफ टैक्सेस निकल गए। टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, उसके ऊपर टैक्स लगते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था। वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जीएसटी में ऐसा है मैडम कि लास्ट इनवॉइस जो बनेगा, ठीक है, उसमें पर्सन को पूरे के पूरा फिगर दिखता है कि मैंने अल्टीमेटली इन टोटल ये आइटम परचेस करने पे कितना टैक्स भरा है। ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले एक्साइज लगती थी, वो कब लगती थी? जब मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर मूवमेंट होता था। जब रिटेलर कोई चीज़ सेल करता था तो उसमें एक्साइज नहीं लगती थी। तो मतलब उसने जो एक्साइज भरी थी ऊपर से सारी प्रोसेसेस आने में, वो सारी अल्टीमेट यूज़र को पता नहीं चलता था। काफ़ी लोगों ने जीएसटी आने पे ये बोला कि भाई ये आइटम पे पहले इतना ही टैक्स लगता था, अभी इतना लग रहा है, तो मैं ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ। तो वैसा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कितना टैक्स लग गया है वो प्रोडक्ट बनने में, वो पहले पता ही नहीं चलता था। तो अभी लोगों के पास बेटर इन्फॉर्मेशन है। अल्टीमेटली मैंने क्या टैक्स भरा वो मैं देख के बता सकता हूँ। नॉट जस्ट दैट, गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि आप जो भी चीज़ परचेस कर रहे हो उसकी आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगी ही मिलेगी। जो चीज़ आप सेल कर रहे हो उसमें आपने जो चीज़ परचेस की है उसकी इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाएगी। तो आपको आगे जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है उतना ही एडिशनल टैक्स लगा के आइटम को बेचना है। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, इन डिटेल तो उसमें भी कोई कोई एक्सेप्शंस है। सर्टेन चीज़ की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है, वो डिटेल में जाने की बात है। तो एक बहुत क्लीन स्ट्रक्चर दिया है गवर्नमेंट ने और उसकी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट भी दिख रही है। जीएसटी कलेक्शन जब पहली बार 1 लाख करोड़ को टच हुआ था, इट वाज अ सेलिब्रेटेड मोमेंट फॉर इंडिया कि इंडिया का जीएसटी कलेक्शन हैज़ रीच 1 लाख करोड़ पर मंथ। ठीक है, तो ये फिगर को ऐसे बोला गया था कि जैसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अभी ये साल की हम बात करें तो ऑलमोस्ट ईच मंथ जीएसटी कलेक्शन इज़ अराउंड 1,60,000 करोड़, 1,60,000 करोड़ का एवरेज ये साल में हमारा मेंटेन हुआ। एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि शायद ये साल में वो 2 लाख करोड़ को टच हो जाएगा, क्योंकि एवरी ईयर जो अप्रैल का जो टैक्स फिगर आता है वो हाईएस्ट फिगर ही रहता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखे जाए तो 66.5 मिलियन पीपल जो अभी टैक्स भर रहे हैं इंडिया में, और ये जस्ट हमारी पॉपुलेशन का 4 या 3% होगा। तो अगर एक ऐसा आए समय के जहाँ पे सभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं या फिर 50% भी टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्या रहेगा देश का एक इकोनॉमी का, एक कहाँ तक हमारी इकोनॉमी पहुँच जाएगी? मैं आपको एक चीज़ बोलूँ पहले कि मेरे हिसाब से सभी लोग टैक्स भर रहे हैं आज की डेट में। हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। आपने जो बोला वो डायरेक्ट टैक्स के लिए बोला। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पे और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है स्पेंडिंग पे। आदमी कमा रहा, कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा है हर कोई, उसको स्पेंड भी तो वो कर रहा है। तो स्पेंडिंग पे तो वो जीएसटी ऑलरेडी भर रहा है। अभी बात है वो इनकम टैक्स भर रहा है कि नहीं। आपने जो बोले अकाउंट, वो फिगर है जो पर्सन्स इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली उन्होंने टैक्स भरा है। ठीक है, तो इतने % लोग अभी टैक्स ब्रैकेट में आ गए।
ब्रैकेट में आ गए। गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट ने जब से आई है तब से ज़्यादातर केस में उन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट्स बढ़ाई है, ठीक है। इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने पे भी ज़्यादा लोग टैक्स कवरेज में आए। इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ने पे बहुत सारे लोग निकल जाने चाहिए कि अभी उनको टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी बजाय इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने के बावजूद भी काफ़ी लोग का कवरेज बढ़ रहा है। जीएसटी कलेक्शन एज फार एज आई नो इज समवेयर 160% का ग्रोथ है, उसमें 160% का ग्रोथ है लास्ट 9 to 10 ईयर्स के अंदर। सो इट्स मार्जिनल ग्रोथ, इट्स वेरी मार्जिनल ग्रोथ कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर। अगर हम देखें तो भी एक भी साल ऑलमोस्ट ऐसा नहीं रहा है कि जिसमें 8 to 10% का इंक्रीज गवर्नमेंट को ना मिला हो। सो कवरेज भी बढ़ रहा है और टैक्स की रेवेन्यू भी गवर्नमेंट की बढ़ रही है, दोनों ही चीज़ बढ़ रही है। यही बात है कि जैसे कि आपने बोला कि एकदम ऐसा बदलाव बोले कि आज़ादी के बाद वो आया था, वो जीएसटी था, तो एक और बदलाव आया था, शायद आपको पता हो कि डीमोनेटाइजेशन। यस, उस वक्त ना एक पीएम का एक स्टेटमेंट था कि सीए का सिग्नेचर रहा ना, वो एक पीएम के सिग्नेचर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि उसका सिग्नेचर पूरा अपने डॉक्यूमेंट में करके लाओ, फिर तुम्हारा हिसाब क्लियर है। तो आपका क्या व्यू है कि उस वक्त ऐसा क्या? एक्चुअली पीएम आए थे हमारे एक सीए की इवेंट के अंदर, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि सीए की सिग्नेचर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिग्नेचर है और काफ़ी अच्छी चीज़ें भी उन्होंने वो प्रोग्राम में बोली थी सीए के लिए। वहीं डीमोनेटाइजेशन का भी टाइम था, तो उनका ये पॉइंट था कि सीए लोग अच्छी तरह से इसको टेकअप करें और लोगों की गलत काम में हेल्प ना करें। सो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है तो सीए लोगों को अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल करना है और गलत काम में लोगों की हेल्प नहीं करनी है। तो उस वक्त मतलब आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि नहीं, ऐसा कोई अच्छा खासा बंदा जिसके पास है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है, जो चाहता था कि सभी ऐसा सीए ने फेस किया होगा, आपने ऐसा कोई ऐसा फेज़ आया कि ना उसने बोला हो कि नहीं कुछ करके दो, टैक्स कम करना है, अभी मेरा मनी एकदम क्लियर हो जाए हिसाब? टैक्स कम भरना है, ये एक बहुत ही कॉमन अप्रोच है। कॉमन अप्रोच है, का ये एक मीथ भी बोल सकते हैं कि सीए के पास अगर कोई बंदा आ रहा है तो उनको दिमाग में यही रहता है कि नहीं टैक्स कम हो जाए, इसके पास सीए के पास जाना है। कॉम्प्लायंस एक ज़्यादातर केस में सीए के पास आने का मेन रीज़न जो रहता है या रहना चाहिए वो है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब जो लॉज इंडिया के अंदर सेट किए गए हैं उन लॉज को हम इस तरह से फॉलो करें कि हमको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टीज़ या वो सारी चीज़ें ना लगे। तो एक पूरे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के हम जो बेस्ट चीज़ें या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं उसके लिए सीए के पास जाना चाहिए। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग टैक्स, टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। मेरे हिसाब से कोई सीए टैक्स इवेजन को एडवोकेट नहीं करता है। सीए के पास आप जाइए तो ऑलवेज टैक्स प्लानिंग के लिए जाइए। टैक्स प्लानिंग मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स दिए हुए हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के अंदर रह के आप आपका टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं। आप आपका टैक्स सेव कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी आपका मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसको क्रॉस करने पे टैक्स इवेजन की बातें आती हैं, जो मेरे हिसाब से कोई सीए प्रीफर नहीं करता है। यस, आप जैसे कि किसी पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो एक होता है कि नहीं सीए है तो पकड़ो इसको कि टैक्स कैसे कम कर सकते हैं। मैं एक बहुत फ़नी वे में सबको एक एडवाइस देता हूँ कि आपको टैक्स कम करना है, मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेफिनेटली आपका टैक्स कम हो ही जाएगा। तो इतना सुनते ही सब खुश हो जाते हैं और फिर रिप्लाई आता है कि आपकी इनकम कम कर दो। कमाना कम कर दो, हो जाए टैक्स कम हो जाएगा। सही आंसर यही है, अगर आप कमा रहे हो तो टैक्स भरना ही चाहिए। दैट इज़ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अच्छा गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी तो और पोटेंशियल मिलेंगे अर्न करने के, और हम ज़्यादा अर्न करके ज़्यादा टैक्स भर सकते हैं। सो एक प्राउड टैक्स पेयर बनना ज़रूरी है। इंडिया में जितने प्राउड टैक्स पेयर बढ़ेंगे उतना अपना टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सर ऐसा क्यों होता है कि टैक्स भरना नहीं चाहते लोग? क्यों है ऐसा कि अगर आप बोल रहे हो कि आप कमा रहे हो तो यस आपको पे करना है, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते हैं?
क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक बार ऐसा होता है कि नहीं इस साल ना भरना पड़े, थोड़ा कम भरना पड़े, थोड़ा ज़्यादा कम भरना पड़े। तो ये क्यों आता है, ये कहाँ पे ये चीज़ आती है उनके दिमाग में कि नहीं नहीं भरना है, क्यों? ज़्यादातर केस में मैंने देखा है कि आदमी अपनी इनकम के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस सेट कर लेता है और वहाँ पे टैक्स को कहीं पे कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है। तो एक डेफिशिएंसी ऑलवेज रहती है, चाहे उनकी कितनी भी इनकम बढ़ जाए, उनके एक्सपेंस उसी स्पीड से या उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। तो वहाँ पे टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो खटकती है। ऐसा ही लगता है कि ये पैसा मैं ना दूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि इनकम भले ना बढ़े लेकिन खर्चा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनकम अब भी मैं इंक्रीज कराऊँ, ये हिसाब से चलते हैं लोग। मतलब टैक्स भरने पे मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। इसलिए सबको टैक्स करना है। दूसरा एक ये पॉइंट है कि ज़्यादातर लोग इंडिया को कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ कि मुझे यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है, मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे टैक्स नहीं भरना है। जैसे सालों पहले मेरी बात हुई थी एक पर्सन के साथ कि ऑक्ट्रॉय बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं इतना तो मैं ऑक्ट्रॉय भर रहा हूँ तो मैं थोड़े ना टैक्स भरूँगा। 1-2 साल हुए, गवर्नमेंट ने ऑक्ट्रॉय निकाल दिया। मैंने उनको कॉल किया कि भाई आपका सालाना इतने रुपए ऑक्ट्रॉय के जा रहे थे, तो अभी ऑक्ट्रॉय निकल गया तो आप ज़्यादा टैक्स भरेंगे? बोला नहीं साहब, अभी बाकी के खर्चे बहुत बढ़ गए, चीज़ें महंगी हो गई है। ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, एक पर्सन ने मुझे आके बोला कि अगर मेरा रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया, इंडिया में एम्बुलेंस को कॉल करो, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, कितने घंटे लग जाएंगे पता नहीं है। फिर गवर्नमेंट ने 108 जो बोलते हैं उसकी सर्विसेज चालू की कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादातर केस में उनके फैमिली मेम्बर पहुँचे उसके पहले एम्बुलेंस पहुँच जाती है। फिर मैंने उनको कॉल किया कि भाई अभी गवर्नमेंट ने 108 की सर्विस चालू कर दी है। मतलब मेरा कहाँ एक्सीडेंट होने वाला है भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मेरे लिए थोड़े ना चालू किए, वो तो सबके लिए चालू किए। ऐसी बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ले रही है। एक ये रहता है कि मुर्गी पहले आया या अंडा, ठीक है? तो ये वही बात है कि आप टैक्स भरोगे तो सर्विस मिलेगी या सर्विस मिलेगी तो मैं टैक्स भरूंगा। ये एक सर्कल है जो घूमता रहेगा, ठीक है? लोग ये बोलते हैं कि मुझे सर्विस मिलेगी तो मैं टैक्स भरूंगा, ठीक है? और एक्चुअली क्या होता है कि आप टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट के पास सरप्लस फंड होगा, तो गवर्नमेंट आपको सारी सर्विसेज दे पाएगी। हाँ, जैसे कि आपने बात की कि कंपैरिजन एक होता है कि अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ, तो जैसे कि एफडीआई की बात करें कि दूसरे अगर देश से कोई आ रहा है, उसको यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो उसके लिए ना गवर्नमेंट के पक्ष होते हैं कि आपका उतना टैक्स आपका कम कर दिया जाए। तो ये एक इनइक्वालिटी नहीं हो जाएगी कि अपने देश में जो कोई काम कर रहा है उसका एक टैक्स लेवल अलग है और बाहर के देश से आ रहा है उसको आप कम दे रहे हो? एक्चुअली हर एक गवर्नमेंट को बाहर से फंड इनवाइट करना ही पड़ता है। मेरे हिसाब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रही है। एक एग्जांपल आपने जो बोला उसी में मैं ऐड करूँ, एलन मस्क को कौन नहीं जानता है, ठीक है? उनको यहाँ पे टेस्ला की कार्स बनानी है इंडिया में। वो बोल रहे हैं कि आप मुझे मशीनरी का इंपोर्ट ड्यूटी कम करके दीजिए, मैं इंडिया में टेस्ला बनाऊँगा। और ये गवर्नमेंट है कि वो अपने एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर्स है उनसे लॉयल रह के वो अभी कम करके नहीं दे रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं भी करेंगे या करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट राइट नाउ, मगर ये एक स्टैंड है जो अभी गवर्नमेंट लेके बैठी है कि भाई हमको लोकल पर्सनस को भी सर्वाइव करना है। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट ऑलवेज सब्सिडीज़ देती है, लोकल कंपनीज़ को भी मिलती है, सब्सिडीज़ मिलती है, सब्सिडाइज रेट पे लैंड और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी लोकल कंपनीज़ को भी मिलती है, तो वही चीज़ एफडीआई को भी मिलती है। दूसरी बात, काफ़ी जगह पे इंडिया का दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर 100% रिलायंस रहता है, उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज मनी जाता है। तो उन कंपनीज़ को अगर मुझे इंडिया में इनवाइट करना है ताकि फ्यूचर में मेरा फॉरेन एक्सचेंज लॉस ना हो, तो वो पर्टिकुलर कंपनी को इनवाइट करने के लिए मुझे बहुत सारे पर्क्स उनको देने पड़ेंगे। ये अल्टीमेटली विन विन सिचुएशन है, ये किसी भी हिसाब से विन लूज सिचुएशन नहीं है। और वैसे ज़्यादातर केस में यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स या तो बहुत कम रहते हैं या नहीं रहते। जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया इज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें कब हो पाई? जब गवर्नमेंट ने उनको कोई सपोर्ट्स या सब्सिडीज़, बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें एक्सटेंड की, तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई।
उसकी वजह से इंडिया को काफ़ी एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट मिल रहा है, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ब्रांड रिकग्निशन मिल रहा है, ब्रांड रिकग्निशन ऑफ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये सारी बेनिफिट्स लेने के लिए भी गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। एक चीज़ रहती है कि अगर आप ऐसा बहुत, जब जीएसटी आई थी तब ऐसा बहुत हुआ था कि अगर मैं कोई सामान खरीदने जा रही हूँ या फिर मैं खाना खा रही हूँ रेस्टोरेंट में बैठे हुए, तो बिल ज़्यादा आ रहा है ना, तो एक होता है कि मजाक होता है कि नहीं अभी तो जीएसटी लगा है ना इसके ऊपर, तो बढ़ ही जाएगा ना भाव। तो ये चीज़ है कि इसकी वजह से यस हुए हैं प्राइजेज हाई, कि एक महंगाई बढ़ी है। ना, आई वुड डिसएग्री कि मेरे हिसाब से ज़्यादातर केस में प्राइजेस आइदर स्टेबल रही है या कम हुई है। ज़्यादा भी हुई है, ऐसा नहीं है कि 100% कम या स्टेबल ही है, ज़्यादा भी हुई है, मगर वो ज़्यादा रेशनलाइज्ड हुई है। जैसे काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं थी, जैसे आप पुराना बिल ले लीजिए और नया बिल ले लीजिए, आपको सिर्फ वेट का फिगर दिखेगा, उस पर कितना एक्साइज लग गया, कितना सर्विस टैक्स लग गया, वो पता ही नहीं चलेगा, कितना सीएसटी लग गया पता ही नहीं चलेगा। अभी आज की डेट में आप जो बिल देख रहे हो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इतने रुपए की आइटम मैंने परचेज़ की और इतने रुपए का टैक्स मैंने भरा। तो ये एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है जिसमें आपको गवर्नमेंट पूरा ट्रांसपेरेंटली बताती है कि गवर्नमेंट ने इसमें से कितने टैक्स का रेवेन्यू जनरेट किया। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमारे पास था ही नहीं, इसीलिए ये दोनों चीज़ कंपेरेबल ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं था कि वो कितना टैक्स भर रहे हैं। अभी वो चीज़ को आप जीएसटी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। जिसका हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो उसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसे, आपने जैसे कि बोला कि लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, तो अभी का अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि कितनी अवेयरनेस है लोगों में टैक्स को लेके, टैक्स प्लानिंग को लेके, कि किस हिसाब से टैक्स जाते हैं, कितना वो आराम से, अगर उनके पास अगर ज़्यादा अवेयरनेस हो तो वो खुद से भी काउंट कर सकते हैं। तो इतना अवेयरनेस अभी लोगों में है या उनको नहीं है? आई वुड से कि अवेयरनेस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अभी एजुकेशन भी सोसाइटी में बढ़ रहा है। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का मुझे जो बेस्ट चीज़ लगी है वो ये है कि सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ऐड कर दो। ईच एंड एवरी डिटेल इज़ अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट। यूट्यूब और वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने ज़्यादातर केस में अपनी सारी वेबसाइट्स को अपडेट कर दिया है और वेबसाइट पे सारी डिटेल अवेलेबल कर दी है नॉर्मल पब्लिक के लिए। उसके लिए पहले हमको बुक्स लेनी पड़ती थी, बहुत सारी बुक्स लेनी पड़ती थी, और उसमें अपडेट आने पे अपडेटेड बुक्स और वो सारी चीज़ें लेनी पड़ती थी। अभी आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके पूरा इनकम टैक्स एक जब चाहे आप पढ़ सकते हो, किसी भी साल का पढ़ सकते हो। उसमें आए हुए हर एक नोटिफिकेशन को आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर दी है। एक ये रहता है कि एक्सपर्टीज़ की बात है, जहाँ पे आपका बिजनेस एक लेवल से बहुत बढ़ गया है, वहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे उनको सीए के पास जाना पड़ता है। नॉर्मल इंडिविजुअल को अपना रिटर्न फाइल करने के लिए सीए की रिक्वायरमेंट अभी कम पड़ती है। दूसरा, गवर्नमेंट ने पोर्टल पे ही रिटर्न फाइल करने की यूटिलिटीज़ और वो रिलीज़ कर दी है। काफ़ी वेबसाइट्स भी आ गई है जो उनको फैसिलिटेट करती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड की हुई यूटिलिटी पे फिगर फाइल करके आप आपकी तरह से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यस, अवेयरनेस मतलब है, अभी बड़ी है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती है कई बार अवेयरनेस। तो ऐसा होता है कि नहीं है एक इंडिविजुअल के पास अपनी इतनी अवेयरनेस टैक्स को लेके, तो कई बार ऐसा होता होगा कि सीए उसकी अनअवेयरनेस का फ़ायदा उठा रहा है, कि उसको नहीं पता है, तो यस मैं कुछ उसके ये जो इजी चीज़ थी फिर भी ना मैं उसको कुछ ऐसा बना के, नहीं मैंने कोई प्रोसेस की है और उसके पास से उसी जो सिंपल चीज़ है उसके भी पैसे उसने लिए। तो ऐसा होता है प्रैक्टिस। एक सेंटेंस मैंने पढ़ा था सालों पहले, प्रोफेशनल इज़ अ पर्सन हु मेक्स डिफ़िकल्ट समथिंग अदरवाइज ईजी। ठीक है, पॉइंट इज़ जो आपने बोला कि जो चीज़ इजी है उसको भी वो डिफ़िकल्ट करके रिप्रेजेंट कर सकता है। ये बात अलग हो गई। और दूसरी बात जो आपने बोली कि उनको मिसयूज़ कर ले, वो पर्सनल चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से वैसी रिक्वायरमेंट कोई सीए को नहीं रहती होगी कि उनको ऐसा करना पड़े, क्योंकि आई थिंक इंडिया में सीए अच्छा ही अर्न करते हैं, प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। सो चीटिंग और ये चीज़ों की ज़रूरत आई थिंक नहीं पड़ती होगी किसी को।
तो ये आप क्या मानते हैं, अगर मैं एज अ सीए बनने वाला हूँ, क्योंकि एक यही रहता है कि यस डिसिप्लिन चाहिए स्टडी में, लेकिन स्टडी ख़त्म होने के बाद एक सीए बनने के बाद, अभी मैं सीए बन गई तो एक रहता है कि मेरे को अपना प्रोफेशन भी मेंटेन करना है, मेरे को कमाना भी है, और एक एथिकल चीज़ होती है कि वो भी मेरे को मेंटेन करना है। तो ऐसा कभी डायलेमा आपने फेस किया है कि जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कि अपने एथिक्स से हटना पड़ रहा है अपने प्रोफेशन के लिए, आपको लॉयल रहने के लिए? आई वुड से कि देर इज़ डार्क साइड टू एवरी बिजनेस। कोई बिजनेस पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कोई डार्क साइड ना हो, मगर किसको कितना डार्क साइड में स्टेप करना पड़ा वो एक इंडिविजुअल सिनारियो पे रहता है। पर्सनली बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक मुझे वैसा कोई स्टेप आउट नहीं करना पड़ा है, एंड आई होप कि कभी भी ना करना पड़े। मगर यस देर इज़ डार्क साइड कि जहाँ पे गलती से भी हो जाता है। काफ़ी बार हम न्यूज़पेपर में और उसमें पढ़ते हैं कि ये फलाने सीए को पकड़ लिया गया, उसने इतने इतने का गलत काम किया था। वो एक जजमेंट दे दिया जाता है न्यूज़पेपर में। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मगर ज़्यादातर केस में डायरेक्टली ब्लेम ही दे दिया जाता है कि इनको पकड़ लिया गया और उन्होंने ये गलत कर ही लिया था। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बार ऐसा निकला है, पहली बार तो ऐसा निकला है कि जिसको पकड़ा गया था वो सीए ही नहीं था। वो बोल रहा था कि वो सीए है, मगर वो सीए था ही नहीं, एक बात। दूसरी बात कि अगर वो सीए था तो उसको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली थी कि जिसके ऊपर से वो कंक्लूड कर पाए कि ये चीज़ गलत है। तो ये एक पेपर पे, न्यूज़पेपर पे ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमने देखी है कि भाई सीए को पकड़ा गया, ऐसा बोला गया, उन्होंने ये गलत किया था, वो गलत किया था। बाकी रहती है चीज़ें, मगर वो पर्सनल कॉल है। मेरे हिसाब से कोई भी प्रूडेंट सीए ऐसे कोई एरिया में एक्सप्लोर नहीं करता है जहाँ पे उनको उनके इथिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आपने अगर आपका जर्नी देखो तो क्या आपको ज़्यादा मतलब आपका एक डेवलपमेंट हुआ कि आपकी स्टडी या फिर आपका एक्सपीरियंस, कि आपको अपना एक स्टडी काम आया इतना ज़्यादा, या फिर आपका अपना प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने, जैसे कि आपने बोला कि प्रैक्टिस होती है कि कोई ऑफिस में जाना पड़ता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर आपको ये कि नहीं स्टडी ने मेरे को ज़्यादा वो चीज़ें दी कि जो मेरे को आगे जाके अपने प्रोफेशन में काम आई, या फिर आपका एक्सपीरियंस आपका प्रोफेशन में ज़्यादा काम आया? हमारी सब सीए की ऑफिस में काफ़ी सीए स्टूडेंट्स आते हैं जो स्टाइपेंड पे वर्क करते हैं। मेरा एक सिंपल लाइन उनको ऑलवेज़ रहता है कि आपको आर्टिकलशिप में चीज़ें नहीं सीखनी है, आपको चीज़ों को सीखने की आदत सीखनी है। लर्न टू लर्न, डोंट लर्न थिंग्स बट लर्न टू लर्न न्यू थिंग्स। जीएसटी पूरा नया एक्ट आ गया, काफ़ी लोग ने सीए क्लियर कर लिया था, उसके बाद जीएसटी का एक्ट आ गया। अभी वो बोले कि मैं ये चीज़ नहीं सीख पाया था स्टूडेंट लाइफ में, कैसे करेंगे? तो सीए के कोर्स में आपको चीज़ें सीखने का काम सीखना है, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ एज ए सीए वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, पहली बात कॉमर्स वॉज नॉट समथिंग कि जिसमें मुझे जाना था। मेरी पर्सनल लाइकिंग थी साइंस, और मैंने कॉमर्स को साइंस की नज़र से ही देखा और चीज़ों को समझ के उसको एक्सेप्ट किया, उसको याद नहीं किया, चीज़ों को समझा और उसको एक्सेप्ट किया। ये करने पे ये बेनिफिट मिलता है कि आपको याद वही चीज़ रखनी पड़ती है जो नॉर्मल से अलग है। आप जब कुछ भी चीज़ को पढ़ रहे हो, जस्ट इमेजिन कि अगर आप नॉर्मली इसके बारे में सोचिए तो आप क्या यही सोचते या कुछ अलग सोचते हैं। जैसे मैं आपको कोई भी सिनारियो बताऊं तो आपको कोई चीज़ सही लगेगी और एक चीज़ आपको गलत लगेगी। जो चीज़ आपको सही लगी अगर वही है एक्ट में, वही है लॉ में, तो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस तरह से पूरे कोर्स को परस्यू किया और सिर्फ डेविएशंस जहाँ पे मुझे लगा कि ऐसे होना चाहिए मगर लॉ में कुछ अलग था, उसको स्पेसिफिकली याद किया और वैसे करने पे इट वाज अ स्मूथ जर्नी। स्टूडेंट लाइफ वाज अ डिफरेंट केस, प्रैक्टिकल लाइफ वाज अगेन अ डिफरेंट केस। सो इंजॉयबल तो दोनों ही है और लाइफ को इंजॉय ही करना है, वही एक लाइफ का मेरा मोटो है। डजेंट मैटर व्हाट सिचुएशन लाइफ थ्रोज एट यू, मेक श्योर यू enjoy it, make sure you like it.
तो दोनों एक बैलेंस चाहिए कि आपका स्टडीज़ भी ज़रूरी है और ऐसा नहीं कि सिर्फ पेन और पेपर, प्रैक्टिकल थिंग भी इक्वली ज़रूरी रखना है। सीए के कोर्स में रादर आई वुड से कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, आपको उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ रिलेट करना है। आपको ये सोचना है कि मैं इसको मेरी लाइफ में, मेरे क्लाइंट के केस में इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। यस कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या मैं जो भी कुछ सीख रहा हूँ उसका मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उसका यूज़ है। इस तरह से अगर आप बैलेंस करके कोई चीज़ों पे चलोगे तो आपको वो आपका और अच्छा हो जाएगा। यस ओके। तो एक ये रहता है कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ या स्पेशली एक कॉन्ट्रोवर्सल ये क्वेश्चन रहता है कि मैं क्यों टैक्स भरूँ, मेरे को तो वो फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है मुझे, जैसा फॉरेन में है। आपने बोला कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है कि फॉरेन में इतनी फैसिलिटी मिल रही है इसलिए बंदा टैक्स भर रहा है, मेरे को तो मेरे देश में नहीं मिल रही, मैं क्यों भरूँ टैक्स। तो ये क्यों होता है और आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? ज़्यादातर केस में मैंने जो देखा है हम एक कंट्री की एक चीज़ इंडिया की एक चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। कहीं पे हम ज़्यादातर ऐसा नहीं देखते कि एक कंट्री की सारी ही चीज़ों को हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। पहली बात तो बहुत कम देश ऐसे हैं जो इंडिया के साथ कंपेरेबल है, क्योंकि कंपेयर कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे आइडेंटिकल सिचुएशन हो, एक आइडेंटिकल लैंड एरिया हो, आइडेंटिकल पॉपुलेशन हो, वहाँ पे आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत कम कंट्रीज़ है जो इंडिया के साथ कंपेरेबल है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में काफ़ी चीज़ें दूसरे कंट्री से अच्छी है, उनको हम जब टैक्स भरने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट की अपडेट आई थी कि लास्ट 10 years में मोर देन 60% न्यू हाईवेज आर बिल्ड एंड इंडिया इज़ नाउ सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क होल्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर US, एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवेज, राइट। सो इतनी बड़ी अचीवमेंट की हम बात ही नहीं करना चाहते। हम बात करेंगे छोटी चीज़ों की, भाई इसका भाव बढ़ गया या ये चीज़ हो गई, उसी की बातें होती है। इतना रोड नेटवर्क बढ़ गया, नहीं बात करेंगे। इतनी एम्स बढ़ गई, नहीं बात करेंगे। इतना गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस चालू कर दिया सबके लिए, नहीं बात करेंगे। सो फैसिलिटीज़ जो मिलनी चालू हो गई उसकी बात नहीं करेंगे, जो अभी भी नहीं मिल रही है उसी की बात करेंगे। और ये सब चालू कब हो पाया, जब लास्ट 10 years में गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की रेवेन्यू में ग्रोथ मिला। बहुत सिंपल चीज़ है, आप कमाओगे तो ही आप स्पेंड कर पाओगे। इंडिविजुअल केस में भी वही रहता है, गवर्नमेंट में भी वही रहता है। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू अभी अच्छी हो रही है, लास्ट 10 years में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। गवर्नमेंट का जो टैक्स ब्रैकेट है वो बड़ा है, ज़्यादा लोग कवर हुए हैं उसमें, तो गवर्नमेंट अभी ज़्यादा स्पेंडिंग भी कर पा रही है। तो दिस गवर्नमेंट इज़ बेस्ट एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इज़ कंसर्न। जितना ये गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग किया है, मेरे हिसाब से किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। यस, सो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके कि जो भी हमें जो आंसर मिले वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस थे, कि नो कोटिंग, कोई कोटिंग वाले नहीं थे, और ये सभी लोगों को काम आएगी, सभी स्टेजेस के लोगों को, कि अगर स्टूडेंट है उसको भी काम आएंगे, स्पेशली जो टैक्स पेइंग पर्सन है उसको काम आएंगे, यस नॉर्मल इंडिविजुअल है उसको भी एक आइडिया लगा आपके आंसर से कि नहीं ऐसा नहीं होता। मीथ बहुत सारे जो सीए को लेके होते हैं, अपने कंट्री को लेके होते हैं, वो सारे क्लियर हो गए। तो यस, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके एंड वी लाइक टू कि आप आते रहे हमारे शो में। बिल्कुल, आई ऑल्सो वुड लव टू डू दैट। और आपका ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत टच कर गया। आपकी जो स्कूलिंग सिस्टम है, जो टीचिंग मेथड्स है आपकी, वो मुझे रियल सेंस में वो लगी जो मैं एज ए चाइल्ड इंजॉय करता। जो मुझे नहीं मिली थी वो अलग बात है, मगर मैं इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकता और इवन बेटर पर्सन हो सकता अगर मुझे ऐसा स्कूलिंग मिलता है। दैट इज़ द रीज़न कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे खींचा हूँ आ गया अभी।